प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कुल 7 प्रकार के परिपथ होते हैं। इन 7 प्रकार के परिपथों में से 3 परिपथ जो होते हैं वो बेसिक परिपथ कहलाते हैं, उनको मूल परिपथ भी कहते हैं। वो मूल परिपथ को शॉर्ट में आप समझो जैसे आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ। ये 3 होते हैं बेसिक परिपथ या मूल परिपथ। आर परिपथ को अमीय परिपथ भी कहते हैं, एल परिपथ को इसको अमीय परिपथ भी कहते हैं, आर परिपथ को, एल परिपथ को प्रेरकत्व परिपथ कहते हैं और सी परिपथ को धारितीय परिपथ कहते हैं। अमीय परिपथ में केवल एक प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के साथ प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जोड़ दिया जाता है, रेजिस्टेंस। ये इसको बोलते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का निशान है और ये है अमीय परिपथ। प्रेरकत्व परिपथ में केवल एक कुंडली होती है और प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत, और धारितीय परिपथ में एक कंडेंसर होता है, संधारित्र होता है और प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत। ये 3 बेसिक सर्किट्स कहलाते हैं, अमीय परिपथ, प्रेरकत्व परिपथ और धारितीय परिपथ। अमीय परिपथ में विभवांतर और विद्युत धारा समान कला में होते हैं। प्रेरकत्व परिपथ में विभवांतर विद्युत धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, आगे चलता है। वोल्टेज पहले हाई हो जाता है, करंट उसके बाद में हाई होती है। और धारितीय परिपथ में विभवांतर विद्युत धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है, मतलब वोल्टेज बाद में हाई होता है, करंट पहले आ जाती है। ठीक, इसका फेजर आरेख इस प्रकार से बनता है, ये विद्युत धारा की लाइन और ये आर परिपथ के विभवांतर की लाइन। इस लाइन पर विद्युत धारा घूमेगी, इसी लाइन पर आर परिपथ का विभवांतर घूमेगा, कोई भी आगे या पीछे नहीं, दोनों एक साथ घूम रहे हैं। यहाँ पर वोल्टेज करंट से 90 अंश अग्रगामी है, ये करंट की लाइन है, तो वोल्टेज 90 अंश आगे चलता है। एल परिपथ का विभवांतर घूम के यहाँ आ चुका होता है, तब करंट घूमना शुरू करती है, मतलब वोल्टेज आगे चलता है 90 अंश। सी परिपथ का वोल्टेज करंट से 90 अंश पश्चगामी होता है। ये बनेगा इसका फेजर आरेख। करंट घूम के यहाँ आ चुकी है, वोल्टेज अभी पीछे 90 अंश पीछे उससे आ रहा है, करंट पहले आ जाएगी, वोल्टेज बाद में आएगा। ये 3 सर्किट्स की बात हमें याद रखनी होगी। आर परिपथ में दोनों समान कला में होते हैं, एल परिपथ का वोल्टेज अग्रगामी होता है, सी परिपथ का वोल्टेज पश्चगामी होता है। एक और बात, यदि यहां से विद्युत धारा फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस उस विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उस रुकावट को नाम दिया जाता है प्रतिरोध। ये आप पहले पढ़ चुके हो। इसमें यदि विद्युत धारा फ्लो होती है तो कुंडली उसे रोकने का प्रयास करती है, कुंडली द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसको बोलते हैं प्रतिघात। यहां पर प्रतिरोध नाम दिया जाता है, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट प्रतिरोध, कुंडली द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली जाने वाली रुकावट प्रतिघात, और संधारित्र भी यदि विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करता है तो इसको भी प्रतिघात कहते हैं। XL और XC, एल परिपथ द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट और सी परिपथ द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट। ठीक है, ये 3 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ। ये तीनों की बेसिक बातें हैं, इनको ध्यान से चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी। अगले जो आने वाले 4 परिपथ हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उनमें इन 3 मूल परिपथों का उपयोग होगा। तो जहां भी आपको आर परिपथ दिखेगा तो अपने मन में 2 बातें आनी चाहिए। आर परिपथ जैसे ही आप देखते हो, अमीय परिपथ या शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ या आर परिपथ, ये तीनों नाम लिए जाते हैं। अमीय परिपथ बोल सकते हैं क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम है, या आर परिपथ बोल सकते हैं क्योंकि प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं, या शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, शुद्ध मतलब जिसमें केवल प्रतिरोध होता है, ऐसा परिपथ। इन तीनों नामों से हम बोल सकते हैं। तो ऐसे परिपथों में हमें 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहली, विभवांतर और धारा एक ही लाइन पर मूव करेंगे, समान कला में होंगे। और दूसरी बात, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आएगी तो उसको आर से व्यक्त किया जाएगा, प्रतिरोध उसका नाम होगा। ठीक, इस परिपथ का नाम प्रेरकत्व परिपथ या एल परिपथ या शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ, शुद्ध मतलब केवल। तो इसमें भी हमें 2 बातें याद रखनी है। वोल्टेज करंट से 90 अंश आगे चलता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जहां विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा वहां पर आर यूज किया जाएगा, वहां पर एक्सएल यूज किया जाएगा। हम कोई भी काम करेंगे जहां जहां पर हम पहले पिछले चैप्टर्स में आर का उपयोग करते थे, वहां पर कुंडली के लिए हम एक्सएल का उपयोग करेंगे। प्रतिघात काम वही है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालना, केवल नाम बदल गया। ये परिपथ या तो सी परिपथ हो सकता है, या धारितीय परिपथ हो सकता है, या शुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ। ठीक है, शुद्ध मतलब केवल संधारित्र युक्त परिपथ, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें वोल्टेज 90 अंश पश्चिमगामी होता है, 30 चलता है, और ये भी अगर विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा तो उसको प्रतिघात कहेंगे, एक्स सी से व्यक्त करेंगे। जहां भी हमें कोई आर वाला काम करना होगा वहां पे हम आर की जगह पर एक्स सी अक्षर का उपयोग करेंगे। ठीक, तो ये 3 है मूल परिपथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट परिपथ है वो ऐसे कुल 4 परिपथ है। अगला परिपथ जो हम देखना है उसका नाम है आर एल परिपथ। इसका नाम देख के कई लोग समझ गए होंगे कि आर एल परिपथ का मतलब क्या है। हमने आपको केवल आर परिपथ के बारे में बताया और केवल एल परिपथ के बारे में बताया। आर परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है, एल परिपथ में केवल कुंडली होती है। आर एल परिपथ में आप सब समझ गए होंगे, एक प्रतिरोध होता है और उसके साथ एक कुंडली होती है। तो आर एल परिपथ की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा परिपथ जिसमें एक प्रतिरोध और एक कुंडली आपस में जोड़ दिए जाते हैं। ये प्रतिरोध और उसके साथ ये कुंडली, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। श्रेणी क्रम पहले पढ़ा हुआ है आपने, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ दिए जाते हैं। करंट सप्लाई के लिए हम इसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ देते हैं। ये है एसी का स्रोत। तो इसमें हमें 4-5 चीजें स्टडी करना है। परीक्षा में ऐसा लिखा हुआ आता है कि आरएल परिपथ का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। तो वे कौन कौन से बिंदु होते हैं वो हम आपको क्रम से बताते जा रहे हैं। पूरा हम समझ लेंगे तो बिंदु अपने आप उसको पूरा बना लोगे आप। सबसे पहले परिभाषा, सबको परिभाषा पता है। ऐसा परिपथ जिसमें एक प्रतिरोध और एक कुंडली श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो और उनके साथ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ा गया हो। प्रतिरोध और कुंडली श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो और उनके साथ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ा गया हो, उसे हम कहते हैं आरएल परिपथ। ठीक, अब पूरा बना रहे हैं इसके लिए। यहां फिर से बनाते हैं रेजिस्टेंस और उसके साथ एक कॉइल और ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। तो परिभाषा पहला बिंदु, दूसरा बिंदु चित्र, ये चित्र बन गया। एक रेजिस्टेंस है, एक कॉइल है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ठीक,
ये जब करंट अप्लाई करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो इसका अलग वोल्टेज होगा, इसका अलग वोल्टेज होगा। ये हम सब जानते हैं। जैसे अपने घरों में करंट सप्लाई होती है तो हीटर में कुछ और वोल्टेज होता है, बल्ब में कुछ और वोल्टेज होता है, पंखे में कुछ और वोल्टेज होता है। इसी प्रकार अगर दोनों लगे हैं तो इसका कुछ अलग वोल्टेज होगा, इसका कुछ अलग वोल्टेज होगा। तो पहले हम इन दोनों के वोल्टेज ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर शब्द आप जहां भी लिखते हो उसके पहले हमेशा कहना पड़ता है सिरों पर या दोनों बिंदुओं पर जो भी है। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर ज्ञात करने के लिए अपने पास ओम का नियम है, V इज इक्वल टू R इंटू आई। इस नियम के द्वारा हम वोल्टेज ज्ञात करते हैं। तो पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, इसको हम लिखेंगे VR बराबर, V मतलब R के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो उसमें R नीचे लिख दिया ताकि वो पता हो है किसके लिए है। V की जगह पर VR आ गया, R की जगह पर इसके लिए R ही आएगा और करंट I है, तो VR बराबर R इंटू आई। लेकिन जब हम कुंडली का वोल्टेज ज्ञात करेंगे, कुंडली के सिरों पर विभवांतर, तो इसी फॉर्मूले के अनुसार कहां कहां परिवर्तन होगा। अब हम V की जगह लिखेंगे VL, क्योंकि ये किसका विभवांतर है, कुंडली का। उसको बताने के लिए, उसको शो करने के लिए हमने इसमें L जोड़ दिया। R की जगह पर कुंडली के लिए क्या लिखा जाता है, हमने बताया था आपको कुंडली के लिए प्रतिरोध परिभाषित नहीं होता, कुंडली जब करंट को रोकती है तो X लिखा जाता है। तो R के लिए यहाँ पर XL लिखा जाएगा और करंट तो वही है तो यहां से आ गई। तो पहला काम हमें ये करना है, बाकी के चारों परिपथों में जो जो भी उसमें एलिमेंट्स लगे हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं RL परिपथ, इसके बाद हम पढ़ेंगे RC परिपथ, उसमें एक R होगा और एक C होगा। तो हम पहले R का वोल्टेज ज्ञात करेंगे और C का वोल्टेज ज्ञात करेंगे। यहाँ पर RL परिपथ है तो हमने R का वोल्टेज ज्ञात किया ओम के नियम से, और फिर L का वोल्टेज ज्ञात किया ओम के नियम से। इसमें R की जगह पर XL लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसका फेजर आरेख, फेजर आरेख। कैसे बनेगा इसका फेजर आरेख, तो ये लाइन, ये विद्युत धारा की लाइन है, ठीक। यहां से विद्युत धारा गति कर रही, इस लाइन पर घूम रही है। अब इसमें जो एलिमेंट्स लगे हैं R और L, तो R का वोल्टेज पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, R परिपथ का विभवांतर विद्युत धारा के साथ समान कला में चलता है। तो R के वोल्टेज की लाइन कहां से जाएगी, इसी पर से जाएगी। ये R के वोल्टेज की लाइन तो समान कला में होती है करंट के साथ, तो उसी पर से जाएगी। लेकिन L का वोल्टेज कैसा होता है, अभी आपने समझा, L का वोल्टेज कुंडली का विभवांतर धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। तो L के वोल्टेज की लाइन कहां से जाएगी, वो ऐसे जाएगी। ये समझ आया, I की लाइन, और इसमें चूंकि R है और L है तो R के वोल्टेज की लाइन करंट के साथ मूव करेगी, समान कला में होती है, और L के वोल्टेज की लाइन 90 अंश अग्रगामी होती है, इसलिए ये ऐसे जाएगा, ठीक। अब बात ये है कि एक वोल्टेज चाहता है कि वो ऐसे जाए, रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या चाहता है कि वो यहां से जाए, कुंडली का वोल्टेज चाहता है कि यहां से जाए। तो वास्तव में जाएगा कहां से, L के साथ जाएगा वोल्टेज या R के साथ जाएगा। तो इस परिपथ का वोल्टेज ना R के साथ जाएगा और ना L के साथ जाएगा, बल्कि इन दोनों के बीच से ऐसा परिणामी के रूप में जाएगा, क्योंकि R चाहता है कि इस पूरे परिपथ का वोल्टेज ऐसे जाए, L चाहता है कि इस पूरे परिपथ का वोल्टेज ऐसे जाए। तो उसके पास तो दोनों है,
उसको दोनों की बात माननी पड़ेगी परिपथ को, आर की भी और एल की भी। तो कहता बीच नहीं जा रहा है, हवा दोनों के बीच से निकल रहा है। तो ये आर एल परिपथ का परिणामी विभवांतर, ये आर एल परिपथ का परिणामी विभवांतर कहां से जाता है? इन दोनों के बीच से। ये वाला और कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है। तो ये है परिणामी विभवांतर, ठीक है। उसका ये बन गया फेजर आरेख। तो कौन कौन से बिंदु हमने पढ़ लिए? सबसे पहले आरएल परिपथ की परिभाषा, इसमें एक प्रतिरोध और एक कुंडली श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और उनके साथ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ा जाता है। दूसरा बिंदु चित्र यहां बना हुआ है। तीसरा बिंदु होता है परिणामी विभवांतर। तो पहले हमने प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात किया ओम के नियम से, कुंडली का विभवांतर ज्ञात किया ओम के नियम से, और इन दोनों विभवांतरों को लेकर हमने बनाया एक फेजर आरेख। आई की लाइन फिक्स है इस प्रकार की, उसी पर से आर का वोल्टेज जाएगा, एल का वोल्टेज ऊपर की ओर जाएगा। तो परिणामी कहां से जाएगा? ये इस परिपथ के पास दोनों चीजें हैं, तो वो यहां से जाएगा या यहां से। तो आंसर ना इसके साथ ना इसके साथ, बल्कि इन दोनों के बीच से ऐसे निकल जाएगा। ये होता है परिणामी विभवांतर, ठीक है। अब व्यंजक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे यहां तक बन जाएगा, आर का विभवांतर ज्ञात किया, एल का विभवांतर ज्ञात किया और इसका हमने बना दिया फेजर आरेख। अब देखो इस चित्र के अनुसार यदि हम इसको यहां से जोड़ देते हैं तो ये त्रिभुज पूरा हो जाता है, और इस त्रिभुज में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हम लिखते हैं v स्क्वायर, लंब ये लाइन लंब है, ये लाइन वही है जो ये लाइन है ये, तो लंब ये लिखो चाहे ये लिखो vl स्क्वायर, और आधार मतलब ये वाली लाइन vr स्क्वायर। इस चित्र में हमने लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय। अब हम इन सबके मान लिख देते हैं। VL का मान पहले आप याद कर चुके हो, यहाँ VL का मान है XL इंटू आई। VL की जगह पर आ गया XL इंटू आई, इसका स्क्वायर था तो इन दोनों के स्क्वायर, प्लस VR का मान है R इंटू आई, तो VR की जगह पे आ जाएगा R इंटू आई, स्क्वायर था तो ये स्क्वायर लगा। यहां तक कोई समस्या किसी को? फिर से एक बार देखो, आरएल परिपथ चित्र परिभाषा आपको पता है। पहले आर के सिरों पर विभवांतर ज्ञात किया, एल के सिरों पर विभवांतर ज्ञात किया, उनका हमने बनाया फेजर डायग्राम और इसमें लगा दी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। उन सबके मान लिख दीजिए। अब देखो आई स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है, तो वहां से आई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां बचा एक्सएल स्क्वायर और यहां बचा आर स्क्वायर। आई स्क्वायर को हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब ये आई स्क्वायर को यहां नीचे ले आओ, v स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आई स्क्वायर नीचे आ गया, यहां पर एक्सएल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बचा, ठीक। v स्क्वायर और आई स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं v अपॉन आई का होल स्क्वायर, क्योंकि v का भी स्क्वायर है आई का भी स्क्वायर है, तो इकट्ठा एक बार स्क्वायर लगा दें और ये जो का क्यों एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। फिर से देखो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ओम के नियम से, कुंडली के सिरों पर विभवांतर ओम के नियम से, यहाँ पे आर की जगह पे एक्सएल लिखा जाता है। अगर सी लगा होता तो यहाँ पे क्या लिखा जाता? एक्ससी, ठीक। इसके बाद इसका चित्र बनाया, आर की लाइन समान कला में, एल की लाइन ऊपर, परिणामी इनके बीच से। चित्र में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, VL और VR के जो हमने मान ज्ञात किए थे वो मान लिखे, आई स्क्वायर कॉमन लिया,
आई स्क्वायर को नीचे किया और इसका होल स्क्वायर लगा दिया। अब जरा हमें ये बताओ v बटे आई का मतलब क्या होता है। इस नियम को देखो, ये v बटे आई का मतलब क्या होता है। v बटे आई का मतलब होता है r। r मतलब रुकावट, ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, उसको बोलते हैं r। तो v बटे आई का मतलब हुआ r मतलब रुकावट। अब ये रुकावट इसके कारण है तो उसका नाम रहेगा प्रतिरोध, और इसके कारण है तो उसका नाम रहेगा प्रतिघात। तो ये रुकावट इस परिपथ में इसके कारण है या इसके कारण है? किसके कारण है? आंसर है दोनों के कारण है, क्योंकि विद्युत धारा को ये भी रोकेगा और ये भी रोकेगा। तो हम इस रुकावट को क्या नाम दें? प्रतिरोध नाम दें या प्रतिघात नाम दें? इसको हम क्या बोले? तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। प्रतिरोध नाम दे दोगे तो ये खुश हो जाएगा, ये बुरा मान जाएगा कि प्रतिघात क्यों नहीं कह रहा, हम भी तो लगे, है ना। और यदि आप इसको प्रतिघात कहते हो तो ये खुश हो जाएगा और ये बुरा मान जाएगा, बोले हम भी हैं प्रतिरोध का होश रुकावट के लिए। तो फिर हम क्या रास्ता अपनाते हैं? हम ना प्रतिघात कहते हैं ना प्रतिरोध कहते हैं, हम एक तीसरा नाम उसके लिए इन्वेंट करते हैं, तीसरा नाम लेते हैं। तो इस रुकावट के लिए हम नाम देते हैं प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा को Z से व्यक्त कर देते हैं। V बटे आई का मतलब रुकावट, इस रुकावट का नाम यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिघात है। हम दोनों नाम खारिज कर देते हैं और तीसरा नाम ले लेते हैं, उस रुकावट का हमने नाम दे दिया प्रतिबाधा। तो ये बन गई Z, Z स्क्वायर इज इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो केवल Z का मान होगा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये तीसरा बिंदु है प्रतिबाधा का व्यंजक, ठीक है। इस परिपथ की परीक्षा में कैसा आता है? नंबर 1 परिभाषा और चित्र, नंबर 2 परिणामी विभवांतर, ये है परिणामी विभवांतर, और नंबर 3 प्रतिबाधा का व्यंजक। तो प्रतिबाधा कैसे करना है? उस चित्र में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, उन दोनों के मान लिख दो, आई स्क्वायर कॉमन ले लो, आई स्क्वायर को नीचे ले आओ, उनका होल स्क्वायर लगा दो, तो वो बन जाएगा रुकावट, और उस रुकावट का नाम होता है प्रतिबाधा, ठीक है। अब हमारे पास रुकावट के 3 नाम हो गए, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। इन तीनों में डिफरेंस समझिए। जब कोई तार विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करेगा तो हम बोलेंगे प्रतिरोध हो रहा है, तार का प्रतिरोध है। जब कंडेंसर अकेला या कुंडली अकेली विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करेगा तो हम बोलेंगे इसको प्रतिघात कहते हैं। समझ आया? केवल तार है तो प्रतिरोध, केवल कुंडली है तो प्रतिघात, केवल संधारित्र है तो प्रतिघात। लेकिन इन तीनों में से अगर कोई 2 चीजें उसको रोकने का प्रयास करेंगी, तार और कुंडली, या तार और कंडेंसर, या कुंडली और कंडेंसर, या तीनों रोकने का प्रयास करेंगे, तार भी है, कुंडली भी है, कंडेंसर भी है, तो अगर 2 या 3 चीजें उसमें लगी हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रतिबाधा, ठीक है। फिर से, कोई तार है जो विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करता है, आप उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध। एक परिपथ में केवल कुंडली है, वो विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करती है, आप इसे क्या कहेंगे? प्रतिघात। एक परिपथ में केवल कंडेंसर है, उसको आप क्या कहेंगे? रोकने का प्रयास करेगा तो प्रतिघात। लेकिन एक परिपथ में 2 चीजें हैं, कोई भी 2 चीजें हो सकती हैं, ठीक है, R और L है, या R और C है, या L और C है, या तीनों है, मान लो L, C और R। तो अगर 2 या 3 चीजें एक साथ रोकने का प्रयास करती हैं तो ना प्रतिरोध कहेंगे और ना प्रतिघात कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रतिबाधा, ठीक है। प्रतिरोध को R से व्यक्त करेंगे, प्रतिघात को X से व्यक्त करेंगे और प्रतिबाधा को Z से व्यक्त करेंगे। ये बनेगा RL परिपथ,
अब इतना हमें चारों परिपथों में करना है, आरएल में भी, आरसी में भी, एलसी में भी और एलसीआर में भी। ये सभी परिपथ जो है वो इसी विधि से बिल्कुल ज्यों का त्यों ऐसा ऐसे ही करना पड़ेगा। एक बार जो आपने समझ लिया वो सभी परिपथों के लिए हो गया, और इनमें से पक्की में एग्जाम में एक निश्चित रूप से आता है। एक और बात देख लो, आरएल परिपथ है तो पहले हमने प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात किया, कुंडली के सिरों पर विभवांतर ज्ञात किया, फिर इन दोनों का डायग्राम बनाया। आर का वोल्टेज समान कला में है, एल का वोल्टेज अग्रगामी है, परिणामी वोल्टेज यहां से जाएगा, इतना भाग क्या कहलाएगा, परिणामी विभवांतर। इसके बाद इस व्यंजक को आगे बढ़ाया, इस तरह में हमने लगाई पाइथागोरस प्रमेय, इन दोनों के मान लिखे, आई स्क्वायर कॉमन लिया वो नीचे ले आए, तो ये V बटे I का मतलब हो गया प्रतिबाधा Z, ये वाला भाग जो है वो कहलाएगा प्रतिबाधा का व्यंजक। ठीक है, तो ये इतना हमें आरएल परिपथ के अंतर्गत तैयार करना है। तो परिभाषा, चित्र, प्रतिबाधा, और उसके बाद में चौथा बिंदु एक और समझ लो, चौथा बिंदु होता है कलांतर। कभी कभी परीक्षा में यही पूछ लेते हैं, ज्यादा नहीं पूछते, कलांतर क्या होता है। तो कलांतर ये कोण होता है, चित्र में जो हमने यहाँ पे कोण बनाया है ये कलांतर होता है। तो कलांतर का व्यंजक कैसे ज्ञात होगा, चित्र के अनुसार tan थीटा। इस चित्र में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो किसका व्यंजक आ गया, प्रतिबाधा का। अब इसी चित्र में हम tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा माने लंब बटे आधार, तो लंब क्या है VL और आधार क्या है VR, लंब बटे आधार VL अपॉन VR। VL का मान लिख दो यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, फिर से VL की जगह पे आ जाएगा XL इंटू I, ये हम ज्ञात कर चुके हैं, और VR की जगह पे आ जाएगा R इंटू I। तो tan थीटा का मान हो गया XL अपॉन R, ये कलांतर का व्यंजक थोड़ा सा। तो अब आखिरी फिर एक बार समझ लास्ट में, आरएल परिपथ में चित्र, उसकी परिभाषा, फिर इन दोनों के वोल्टेज ज्ञात करके इसका हम बनाएंगे फेजर डायग्राम। तो ये हो गया परिणामी विभवांतर। पहला बिंदु, इस चित्र में पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो प्रतिबाधा का व्यंजक दूसरा बिंदु, और इस चित्र में यदि हम tan थीटा लगा देंगे तो कलांतर का व्यंजक तीसरा बिंदु। इतना हमें करना होता है, लेकिन परीक्षा में ये पूरा नहीं पूछा जाता, इसमें से कुछ बिंदु आते हैं, जैसे आरएल परिपथ का वर्णन कीजिए, नंबर 1 परिणामी विभवांतर, नंबर 2 कलांतर। तो फिर आपको ये वाला पोर्शन नहीं करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, या ऐसा पूछ सकते हैं, आरएल परिपथ का वर्णन कीजिए, नंबर 1 परिणामी विभवांतर, नंबर 2 प्रतिबाधा। तो ये और ये करना है, फिर ये मत करना। और अगर तीनों आ गए तो फिर तीनों करना पड़ेंगे, लेकिन तीनों नहीं आते हैं, अभी तीनों ज्यादा बड़े हो जाते हैं, 5 नंबर से बड़ी लिमिट के हो जाते हैं, इसलिए इनमें से कोई 2 बिंदु ही परीक्षाएं पूछे जाते हैं। तो ठीक है, ये तीनों बिंदु हम लिख लेते हैं।